वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे टाको के बारे में बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक निकनेम है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, TACO, यानी कि आखिरी वक्त पर वो बस चिकन आउट कर जाते हैं, डर जाते हैं। ही डज़ नॉट फॉलो थ्रू। पिछले 3-4 दिन से वो बड़े बड़े धमकियां दे रहे थे कि अगर ईरान उनकी डील एक्सेप्ट नहीं करता, ईरान अगर आके उनके जो भी डिमांड्स है उसे फुलफ़िल नहीं करता, तो वो ईरान की सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे, ईरान के पावर प्लांट्स को तोड़ देंगे, बमबारी कर देंगे, उनके ब्रिजेस को तबाह कर देंगे, वगैरह वगैरह। मतलब धमकी आफ्टर धमकी आफ्टर धमकी वो दे रहे थे। और फिर अचानक ईरान ने तो बस उनको जवाब ऐसा ज़बरदस्त मुंह तोड़ दिया, बगैर कुछ बोले वो आई ही नहीं। यहाँ पर प्लेन तैयार है, जेडी वैंस का एयरपोर्ट पे तैयार, जेडी वैंस को ले जाने के लिए अमेरिका के डेलीगेशन को। कहते हैं कि अमेरिका ने कुछ पॉइंट्स उनको भेजे थे ईरान को कि आप इस पे तैयार हो जाइए। अपेरेंटली इट वाज अ वेरी गुड प्लान, और ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान उसको एक्सेप्ट कर लेगा। प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज और अमेरिका के जो फ़ौजियों हैं उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो समझदार बात कर रहे थे। बस इसने जो इज़राइल की लॉबी है उससे पैसे लिए, और जो बकवास नेतन्याहू और मोसाद वालों ने आके इनके सामने झूठ बोला और इनको जो बेवकूफ़ बनाया, वो उसको एक्सेप्ट कर लिए। इनको नेतन्याहू ने कहा, और नेतन्याहू का मोसाद एजेंट ने कहा कि एक ईरान का आबादी विल राइज इन ऑपोजिशन, कि एक रेवोल्यूशन आ जाएगा ईरान में, रिजीम चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा तख्ता पलट जाएगा मुल्क का। सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, निज़ाम भी बदल जाएगा। जिस तरह से मुल्क इज़ ऑर्गेनाइज वो सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बस अवाम इंतज़ार में है कि इज़राइल हमला करे, अमेरिका हमला करे, और फिर वो इस रिजीम को ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये, जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE ने अब पैसे की मदद मांगी है अमेरिका से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका अब मदद करेंगे UAE की। और उन्होंने भी दूसरों की तरह ताजुब इजहार किया कि भाई UAE इतना अमीर मुल्क है, उसके पास अभी $250 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में है, तो फिर वो करेंसी स्वैप की मदद क्यों मांग रहा है? क्योंकि UAE इज़ एक्सपेक्टिंग कि उसकी इकॉनमी ख़राब होगी। तो उस सिलसिले में जब डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बात की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ईरान सारे मुल्कों पे हमला करेगा। हम बस यही समझ रहे थे कि ईरान सिर्फ इज़राइल पे हमला करेगा, जवाबी कार्रवाई। अरे बेवकूफ़ इंसान, किसने कहा तुम्हें ये तुम्हारा जजमेंट था? अगर ये तुम्हारा जजमेंट था तो इस बात का इकरार करे कि यू आर रॉन्ग। वो तो डोनाल्ड ट्रंप का ये इकरार ही नहीं करेंगे, वो किसी और को ब्लेम करने की कोशिश करेंगे। तो किसने कहा तुमके? वो तो इजराइल की एजेंसीज थी, वो मोसाद की एजेंसी। आपको चने के झाड़ पे चला रहे थे वो। चने का झाड़ एक मुहावरा ऐसा है, उसकी जो डालियां होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, और अगर आप चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे तो डेफिनेटली गिर के टांग तोड़ लोगे। इनको साफ ये सारी चीज़ें अगर ये मुझसे पूछते, मुझसे छोड़ दें आप, मेरे जो फर्स्ट ईयर के जो किड्स हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की पहली क्लास, अपनी ज़िंदगी की पहली क्लास जो मेरी क्लास में लेते हैं, और जब हम सिमुलेशन किए थे ईरान की जंग का, तो वो तो इमीडिएटली जो ईरान की टीम थी वो इमीडिएटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया और बमबारी कर दी उन्होंने गल्फ स्टेट्स पर। अगर आप 10-12 साल पहले भी जाइए ना गूगल में, आप डेट के मुताबिक सर्च कर सकते हैं गूगल, और वहाँ पे जाके ढूंढें कि सिमुलेशंस में क्या कह रहे थे, व्हाट वर पीपल सेइंग, कि व्हाट विल इंडिया डू इन रिस्पॉन्स, ईरान डू इन रिस्पॉन्स। ये दो रिस्पॉन्स बहुत क्लियर थे कि वो तेल की वेल्स में आग लगा देगा और हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देगा, बिकॉज ईरान के पास वैसे हथियार नहीं है जिससे वो सीधे सीधे अमेरिका पे हमला करे। आउट ऑफ हिज रेंज।
तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको ताज्जुब है कि ईरान ने हॉर्मूज़ को भी ब्लॉक किया, ये भी इसराइल। आप जाके देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत लंबा आर्टिकल छापा है जिसमें वो यहाँ तक की डिटेल्स देते हैं कि उस मीटिंग में नेतन्याहू की और ट्रंप की जो हुई तो कौन किसके बाजू बैठा हुआ था, कौन किसने कहा, इतनी तफसील से उन्होंने मीटिंग दी। यानी उस मीटिंग के जो लोग थे काफ़ी डिटेल में डोनाल्ड ट्रंप से कि वो मीटिंग के अंदर, जिसमें रूबियो भी थे, जेडी वैंस भी थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात किया। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग हैं दे ऑल्सो आर नॉट इन अग्रीमेंट विथ हिम, इसलिए वो पोलें खोल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इसलिए वो मैसेज भेज रहे हैं अमेरिका को कि ये इसराइल के उसमें दबाव। देखिए, इसराइल के दबाव में जो भी मुल्क आएगा वो तबाह होने वाला है, क्योंकि इसराइल उनको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करेगा और फेंकेगा, जिस तरह वो अमेरिका को कर रहे हैं इस वक्त। हमारे आप हिसाब ही नहीं लगा सकते कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए। यहाँ पर कई बूढ़ों को हेल्थ केयर सब्सिडाइज करने के लिए पैसे नहीं है, 30 बिलियन चाहिए थे सिर्फ, इस साल वो नहीं है। कई कई अमेरिकन बूढ़े सिटीजन्स को दवा नहीं मिलेगी या प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा उनको, लेकिन हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है इसराइल की हिफाजत करने के लिए, खर्च करने के लिए। एक ऐसी हिफाजत जहाँ पे इसराइल अपने फौजी भेजना भी नहीं चाहता। एनीवे, मैं डोनाल्ड ट्रंप का आपको अनाउंसमेंट बताता हूँ, फिर इसके बाद बात करेंगे। कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड। अब ये कहते हैं कि ईरान की सरकार फ्रैक्चर हो गई, यानी डिवाइडेड है। नॉट अनएक्सपेक्टेडली सो, and upon the request of Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan, we have been asked to hold our attack on the country of Iran until such time as the leaders and representatives come up with a unified proposal. तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है कि वो सीज फायर को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर देंगे। आपको याद है, मैंने सुबह में जब शो किया था इंग्लिश में, मैं यही कह रहा था कि अब इनको जाना है चाइना, तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो ये सीज फायर करेंगे या एक्सटेंड कर दिए। देखिए, अब कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक चीज़ है जो ब्लॉकेड है। वील टॉक अबाउट दैट इन थोड़ी देर में। लेकिन इस ट्वीट का एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सीज फायर ईरान ने भी नहीं रिक्वेस्ट किया, ये पाकिस्तानियों की को क्रेडिट दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। पाकिस्तानियों ने कहा कि भाई आप ऐसा करें, आप जंग ना करें, आप जो ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये डिस्ट्रॉय नहीं। वो बेचारे डिसीजन नहीं ले सकते, उनकी सरकार फ्रैक्चर्ड है, उनको वक्त दें ताकि वो डिस्कस करके एक यूनिफाइड पोजीशन पे आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने मिलकर जो मॉडरेट लीडरशिप थी उसको मार दिया, तो जो हार्ड लाइनर्स है वो पावर में आ गए, ख़ासतौर से IRGC में। वो हरगिज़ नहीं मानना चाहते कि अमेरिका से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते हैं वो। तो अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, या तो वो अपनी धमकी पे काम करें, यानी कि वो अब शुरू कर दे बमबारी। हम कल सुबह तक कह रहे थे कि देयर विल बी बॉम्ब्स फॉलिंग ऑन ब्रिजेस एंड पावर प्लांट्स, हम स्टोन एज में भी जा देंगे ईरान को। इस तरह के बड़े बड़े इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, वो सारे दावे ख़त्म हो गए। कहाँ गए वो सारे दावे? सो दिस इज़ वन बिग इशू। दूसरी चीज़ ये है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सेंसिटिव हो गए इस मामले पे। मैं आपको एक मज़े की ट्वीट बताता हूँ, कोई ये उन्हीं की ट्वीट है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल देखिए, जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया मोगल्स जो रूपर्ट मर्डॉक है, जो फॉक्स न्यूज़ को ओन करता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल को ओन करता है, बरतानिया में स्काई न्यूज़ को, ये सारे के सीचे सब रूपर्ट मर्डॉक के हैं, और वो यहूदी हैं और वो बहुत ही प्रो इसराइल है। तो उसके अखबार में एक आर्टिकल छपा, वो भी एक यहूदी ने ही लिखा, एलियट कॉफमैन के नाम से, कि ईरानियंस टेक डोनाल्ड ट्रंप फॉर ए सक्कर। यही कि डोनाल्ड ट्रंप को, अब मैं क्या बताऊं आपको हिंदी में,
पूतिया से राइमिंग एक लफ्ज़ होता है, वो ही कह रहा है कि उसको बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने। तो उसको वो आर्टिकल ये पढ़ के जो चीखा पुकारा कर रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, 47 ईयर्स में कुछ नहीं हुआ था, मैंने उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ऑब्लिटरेट कर दिया, कैपिटल लेटर्स में हॉर्मुज़ को ब्लॉकेट कर दिया, वगैरह वगैरह, ओबामा ने तो पैसे दिए थे, ये दिए थे, वो दिए थे, और कह रहे हैं कि ईरान, और फिर आखिर में ये कह रहे हैं कि मतलब एक किस्म से रेज भर गई है उनमें, कि उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि लोग यही समझेंगे कि मैंने जंग हार गई है ईरान से। इतने बड़े बड़े बातें करने के बाद ही हैज़ फेल्ड। देखिए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, इन्होंने बड़े बड़े मैक्सिमलिस्ट दावे किए थे कि हमने रजीम चेंज कर देंगे, हम वहाँ एक बादशाह बना देंगे, यहाँ पे एक बेवकूफ़ किस्म का क्लाउन मेरे घर से 90 मील पे दूर, 90 माइल, हाँ पोटोमक 90 मील है यहाँ से, पे रहता है बादशाह का बेटा, उसको बादशाह बना देंगे ईरान का, हम ये कर देंगे। वो गधा बयान देता है, एज सुन एज ईरान बिकम्स फ्री द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज़ रिकग्नाइज इसराइल। ठीक है, रिकग्नाइज करो इसराइल को। इस तरह के बड़े बड़े बयान दिए इन्होंने, और देखिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम ईरान को स्टोन एज में डाल देंगे। यहाँ पे फौजी जो जनरल्स हैं वो परेशान बैठे हैं, वो समझ रहे हैं कि ईरान इस वक्त का इस्तेमाल करके, देखिए ईरान ने अपनी जो मिज़ाइल्स वगैरह थे, थोड़े उनके पास 3000 के करीब मिज़ाइल्स थे, बैलिस्टिक मिज़ाइल्स, और ड्रोन्स तो बेहिसाब है। तो जो अमेरिका की इंटेलिजेंस, जो डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली यकीन नहीं करते, उन्होंने बस वो यहूदी मुल्क के बादशाह लीडर नेतन्याहू से ही बात करते हैं, उसी को मानते हैं, बिकॉज इन्होंने पैसे खा के बैठे हुए ये इजरायली लॉबी से। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस ये कह रही है कि वो जो 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल थे, उसमें से सिर्फ 1/3 उन्होंने यूज़ किया है। देखिए, इज़ ए हाई क्वालिटी मिसाइल, फिर बेकार लोअर क्वालिटी बहुत है, वो बहुत फायर की उन्होंने, 700 तो यूएई के ऊपर फायर किए। सो इस सेइंग के अभी भी एक 1/3 शायद फायर किए, 1/3 शायद डिस्ट्रॉय हो गया, और 1/3 बाकी है उनके पास। और वो जो 1/3 डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो टनल्स वगैरह में अंडरग्राउंड छुपा के रखे हैं, वो टनल्स को ईरान एक्सेस नहीं कर सक रहा था, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने कुछ 14,000 टारगेट्स पे बमबारी की, तो उसके एंट्रेंसेस वगैरह सब बंद हो गए। तो अब ये कह रहे हैं कि वो खोद के निकाल रहे हैं, ईरान के ईरानियंस वो मिसाइल खोल के निकाल रहे हैं। दूसरी खबर ये आ रही है कि चाइना ने मैन पैड बोल के चीज़ हो, जैसे पहले मुजाहिदीन को अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल दिए थे, शोल्डर से फायर करते हैं बजुकास, तो उस तरह की मोर एडवांस्ड, मोर सोफिस्टिकेटेड शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स कह रहे हैं कि चाइना ने ईरान को पहुंचा दिए। दे आर कॉल्ड मैन पैड्स, एंड ईरान इज़ फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट कि वो अब जो अगर ईरान, इसराइल और अमेरिका अगर एरियल अटैक करते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने एक F-15 को गिराया था, उस तरह और गिराएंगे वो। ईरान फील्स मोर कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट ईरान के एक लीडर ने, गालिबाफ ने भी कहा शायद, कि वी हैव मोर कार्ड्स टू प्ले ऑन द बैटल फील्ड। तो अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गए कि वो आगे अब जा नहीं सकते, और मुझे लगता है अगर 4-5 दिन कुछ भी ना हो तो उनका अटेंशन कहीं और चला जाए, ग्रीनलैंड की तरफ या कहीं और, या क्यूबा में घुस जाए, एंड ही कैन फॉरगेट अबाउट ईरान। इट इज़ पॉसिबल। देखिए, पैनामा कैनाल के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने 1 साल, टैरिफ्स के बारे में कुछ नहीं कह रहे, क्वाड को भूल गया है, इंडो पैसिफिक लफ्ज़ तो सुनने में नहीं आता। आपको याद है जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, अमेरिका बस इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक चल रही थी, इंडो पैसिफिक चैलेंज, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, फिर वो सीधे वहाँ पे गए थे, साउथ कोरिया, इधर उधर जापान, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब बस वही मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट, यूक्रेन की भी बातचीत नहीं हो रही है। सो हिज अटेंशन स्पैन इज लिमिटेड। अब सुनो कि डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब चीज़ करते हैं, जेडी वैंस और मार्को रूबियो के बीच में टेंशन्स पैदा करने में लगे हैं, तो इंटरनल पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं।
3-4 घंटे तक उन्होंने अपने जो असिस्टेंट्स हैं उनको गाली गलौज की, चीखा पुकारा किया और न्यूक्लियर जो कोड्स हैं उसकी तलाश करने लगे ताकि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सके ईरान। तो जनरल जो अमेरिका के चीफ, जॉइंट चीफ है, उन्होंने उसको रोका। ये अमेरिकन अखबारात में ये रिपोर्ट्स आने लगी कि ही इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इट। वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, बस वो गाना इनके लिए फिट होता है। ही इज़ गॉन मैड, सिनाइल, एक किस्म से इज़ गॉट ऑब्सेस्ड। उन वो सोचे थे, देखिए अमेरिका में यूजुअली लोग समझते हैं अगर हम जंग जीते तो हम बड़े पॉपुलर हो जाएंगे। आप जंग नहीं जीते, पीपल डिडंट वांट दिस वॉर। पीपल नो, अमेरिकन को तो पता है ये जंग आप इसराइल के लिए लड़ रहे हैं, अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहे। दे डोंट केयर, दे आर वेरी अनहैप्पी। तेल की कीमत इतनी बढ़ गई कि मैं बता नहीं सकता। सो द थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि अमेरिका बेसिकली स्टम्प हो गए। ये को समझ में नहीं आ रहा कि गूगली कैसा डाल दिया ईरान ने। अब ये स्टम्प होकर बैठ गए हैं, अब समझ में नहीं आता। अब देखिए, सीज फायर तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, डेडलाइन भी नहीं दिया। ये नहीं दिया कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते, अब वो कह रहे हैं कि अब तुम जब अपनी सरकार को ठीक कर लोगे तो फिर रिस्पॉन्ड करें। तो वो ईरान तो 2 साल भी ले सकता है। दिस इज सो बिजार, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनका ये चक्कर क्या है। ये एक उनका ट्वीट लगा दो, ईरान डजंट वांट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज। जाहिर है, क्योंकि ईरान का भी तेल वहीं से जाता है, ईरान का जो खाना पीना जो दूसरी चीज़ें वो इंपोर्ट करता है, फूड्स वगैरह, वो भी वहाँ से आती। मेरा बिज़नेस स्कूल का एक दोस्त था, जब मैं उससे पूछा कि क्या करते, जब मैं इंडिया से निकला था तो बहुत अच्छी कोटक महिंद्रा में काम करते थे वो। फिर बाद में पूछा, मैं आजकल क्या करते हो यार, कई सालों के बाद उनसे मुलाकात हुई लिंक्डइन पर। तो इस तरह के मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ दिया हूँ, मैं अब वेजिटेबल्स वगैरह एक्सपोर्ट करता हूँ गल्फ़ को, बहुत पैसा है उसमें, इज़ मेकिंग लॉट ऑफ मनी। तो इंडिया से हर चीज़ वहीं जाती है भाई, लॉट ऑफ स्टफ गोज टू द मिडल ईस्ट, ना सिर्फ इंडिया से, दूसरे रीजनल मुल्कों से भी। तो फूड वगैरह जो उधर जा रहा है वो भी तो रुका हुआ है। सो वी अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ हार्डशिप फॉर ईरान ऑल्सो, चाइना के लिए भी मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान $500 पर डे एक्सपोर्ट करता है, विच इज़ ऑल रबिश, इट इज़ नॉट एट ऑल। मैंने आपको बताया था कि टोटल जो इंपोर्ट्स हैं चाइना के, ऑयल के इंपोर्ट्स, पहले तो चाइना की एनर्जी इंपोर्ट्स आर लाइक 25% ही तेल है, बाकी के सारा हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर है। तो वो जो 25% है उसका 13-14%, यानी 30-35 बिलियन डॉलर का गैस ईरान उनको भेजता है, विच इज़ 90%। तो अबाउट $35 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट्स है ईरान का पर ईयर ऑन गैस। यानी वो अब 30 मिलियन, यानी आप देखिए 1 बिलियन, मतलब 500 तो हो ही नहीं सकता, वो तो 160 के ऊपर चले जाता है, 180 के ऊपर चले जाएगा, 183। दैट इज़ नॉट व्हाट ईरान इज़ एक्सपोर्टिंग। अब वो यही समझ रहे हैं कि ईरान आ जाएगा, तो अब उनके जो एडवाइज़र्स उनको कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेट रखिए आप, जब ईरान को फाइनेंशियल तकलीफ़ होने लगेगी तो वो आपके सामने फिर गिड़गिड़ा कर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। गिड़गिड़ा कर वो लोग आएंगे जो आर यूज टू ए फार रिचर लाइफ, विच इज़ द गल्फ कंट्रीज़। क्योंकि हॉर्मुज से सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, हॉर्मुज से सारी दुनिया का गुस्सा, इंडिया भी चिढ़ेगा, जापान भी चिढ़ेगा। मजबूरन अमेरिका से ज़्यादा महंगा तेल ख़रीदना पड़ रहा है लोगों को। मैं आज NPR पे, जो अमेरिका में है, वो लोग अगर आज का NPR जाके आप स्क्रॉल करके देखें तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था बाय राहुल कपूर, या राहुल कोई वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के। तो वो बता रहे थे कि इंश्योरेंस हैज़ गॉन थ्रू द रूफ, वॉर इंश्योरेंस बहुत बढ़ गया है। तो हर ऑयल टैंकर के लिए एक छोटा सा अमाउंट ऑफ वॉर इंश्योरेंस रहता है।
और जब वॉर शुरू होती है तो उसके 1 हफ्ते तक वो इंश्योरेंस रहता है, 1 हफ्ते के बाद वो इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको नई रेट पे नई इंश्योरेंस ख़रीदना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा है, यानी तकरीबन कहते हैं कि 15-20% ऑफ द टोटल आपका जितना सामान है, जितनी कीमत है बोट की और उसके कंटेंट्स की, उसकी 10% 15% तक का उतना इंश्योरेंस होता है। और ये जो 2000 पानी के जहाज़ जो पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, उनको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो कोई भी पोर्ट आपको आने नहीं देगा। तो वो जहाज़ बगैर इंश्योरेंस के होंगे इस वक्त, और जब उनको लगेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल रहा है तो तब वो इंश्योरेंस ख़रीदेंगे, ताकि चंद दिन के लिए ही हो, ताकि वो जल्द से जल्द वो निकले हॉर्मुज़ से, जहाँ जाना है वहाँ जाए और वॉर इंश्योरेंस पे करें। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ इस तरह का बहुत नुकसान हो रहा है दुनिया में, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आज अमेरिका में एक ख़बर आई कि जो जेट फ्यूल की कीमत है वो $2.50 था पर गैलन, जेट फ्यूल हवाई जहाज़ का। अब वो 5 हो गया है। ऑर्डिनरी फ्यूल 4 के ऊपर चला गया है, जेट फ्यूल 5 के ऊपर चला गया है। तो जो सस्ते एयरलाइंस होती हैं ना, जैसा कि यूरोप में रायन एयर है, यहाँ पे साउथ वेस्ट एयरलाइंस, इससे 2-3 एयरलाइंस है। हम लोग जाते नहीं है उसमें, बिकॉज अगर आप बैग वैग कुछ नहीं ले जा सकते, बट बहुत कम टिकट में होता है ये। वो सारे के सारे आज ट्रेजरी सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से मिलने आए अमेरिका में, ये कहकर के भाई आप हमारी मदद करें वरना हम सब बंद हो जाएंगे। अगर और 1 महीना ये जंग चली या हॉर्मुज़ से तेल नहीं गया तो ये जितने भी चीप एयरलाइंस है, वो सस्ते एयरलाइंस, वो सारे बंद हो जाएंगे अमेरिका में। तो जो गरीब लोग हैं दे विल नॉट बी एबल टू फ्लाई। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको सब्सिडी दी सरकार तो फिर सब्सिडी दूसरे एयरलाइंस को भी देना पड़ेगा। अगर एयरलाइन इंडस्ट्री को सब्सिडी दे तो ट्रकिंग वाले बोलेंगे हमको क्यों नहीं दे रहे, ऊबर कहेगा, टैक्सी वाले कहेंगे हमें क्यों नहीं दे रहे, ट्रेन। सो इट्स लाइक बिग हेडेक फॉर द गवर्नमेंट। अगर इनको सब्सिडीज़ ना दे तो वो सरकार के खिलाफ पलट जाएंगे, तुमने जंग शुरू की, हमारा नुकसान हो रहा है। सोचिए आप आपकी एक एयरलाइंस है, आपके 300 जहाज़ हैं, सरकार ने एक जंग शुरू किया, वो जंग के वजह से आपके बिजनेस पूरा ठप हो रहा है, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे इस गवर्नमेंट को? नेचुरली नॉट। सो इट्स लाइक ए ह्यूज प्रॉब्लम चल रहा है अमेरिका में। और ये बेवकूफ़ आदमी, मैं क्या बताऊँ इसको, बस अपने, देखिए ये जो कल्ट फिगर बन जाते हैं ना, जो इन ए डेमोक्रेसी जो लीडर्स होते हैं वो सरकारी नौकर होते हैं, दे शुड बी आर सर्वेंट्स। हमारी मस्जिद में, छोटी सी मस्जिद है, 400 लोग आते हैं, वहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स होती थी, इतनी पॉलिटिक्स होती थी। तो आज से कुछ 7 साल पहले मैंने एक आइडिया आया मुझे, मैंने कहा कि ये जो टाइटल्स है ना, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड डायरेक्टर, ये सारे के सारे निकाल दो टाइटल, और उनको टाइटल दे दो खादिम, यानी सर्वेंट। खादिम नंबर 1, खादिम नंबर 2, खादिम नंबर 3। अब देखना उसके बाद जो जो खिदमत करना चाहते हैं ना मस्जिद की, बस वही लोग अप्लाई करते। और वो जो 30 मार खान जो डॉक्टर्स हैं, पैसे बना लिए, या बिजनेसमैन हैं, अपने आप को शानदार बताना चाहते हैं, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, इस तरह के जो लोग होते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स में भी है, पीपल वैसे लोग आना चाहिए जो अपनी ईगो में आई एम द ग्रेटेस्ट वाले बंदे आ गए तो फिर वो डुबा देते हैं। यू नीड पीपल जो सर्विस करने के लिए आए लोगों की। दिस इज नॉट अ डे ऑफ किंग्स या एम्परर्स, ग्लोरी की कोई चक्कर नहीं है। आप आए, लीडरी करें with the desire to serve people. This man is an egomaniac. कहता है कि 5 बार डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम की जंग लड़ने से अपने आप को बचाया। 5 बार उसको कॉल किया गया था, आओ वियतनाम में जंग लड़ो अमेरिका के लिए। ये डॉज किया, अपने मुल्क के लिए लड़ा नहीं है। मेरे फादर इंडिया की मिलिट्री में थे, चाइना की जंग के वक्त ज्वाइन किए थे वो।
उनका पहली पोस्टिंग थी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ऑन द बॉर्डर, जहाँ पे एक्शन हो रही थी। ही सर्व 20 years इन द इंडियन मिलिट्री। यहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ तो मैंने अपनी नॉर्मल रिसर्च छोड़कर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे रिसर्च किया, और को तकरीबन 10-15 साल मैंने इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी की खिदमत की। सो यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ जब मुल्क को ज़रूरत पड़ती है, यानी कि भाग रहे हैं आप। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप 5 बार भागा, और आप कहता है अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो वियतनाम की जंग चंद दिन में ख़त्म कर लेता। अरे तुम ये नहीं ख़त्म कर सके। ईरान एक ऐसा मुल्क जो 40 साल से आप सैंक्शंस के अंडर है, सारी दुनिया उसको अवॉइड कर रही है, इट हैज़न बीन एबल टू उससे आप जीत नहीं सक रहे। यू आर नॉट एबल टू बेंड इट्स नी। दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज जो अमेरिका को मिल रही है कि होंगे आप पावरफुल कंट्री, लेकिन हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं वेयर यू कैन नॉट ट्रांसलेट मिलिट्री पावर इनटू पॉलिटिकल विक्ट्री। ये खबर मैं ये 10 साल से कह रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ। अफ़गानिस्तान में नेशन बिल्डिंग करने चले थे हम, 20 साल वहाँ पे ऑक्यूपाई किया, लिबरल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। तालिबान अभी भी वहीं पर है। पूरा का टोटल फेलियर था। 3 अटेम्प्ट्स किए हैं इस सेंचुरी में अमेरिका ने रिजीम चेंज करवाने के। वहाँ पर गए अफ़गानिस्तान, वहाँ फेल। इराक़ में गए, वो फेल। इराक़ तो अब खड़ा हो गया ईरान के साथ। द ओनली कंट्री जो फॉर्मली ईरान के साथ खड़ा हुआ है वो इराक़ है। अब ये 3rd अटेम्प्ट है अमेरिका का जो फेल हो गया अभी तक। सो डोनाल्ड ट्रंप इज़ टोटली फ्रस्ट्रेटेड, और देखें क्या होता है। मुझे लगता है थोड़े दिनों के बाद या तो ईरान की तरफ से कुछ आएगा, या यही शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सडनली रियलाइज़ करेंगे कि भाई हमारी अहमियत ख़त्म हो रही है। अगर सीज़ फायर डायलॉग ख़त्म हो जाएगा तो फिर लोग पाकिस्तान को भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी लीडरशिप माइट डू समथिंग, वहाँ जाएंगे, या दे माइट इवन गो टू ईरान एंड ट्राई टू नेगोशिएट। कह रहे हैं कि ईरान की लीडरशिप आपस में भी बात करना मुश्किल है, क्योंकि वो उनको असैसिनेशन का डर है। सो इसलिए भी दे आर नॉट एबल टू हैव ईजी डिस्कशंस, और फिर टेंशन भी चल रहा है। रेडिकल जो हार्ड लाइनर्स है वो कह रहे हैं कि देखो हमने कहा था तुमको, ये इन पे भरोसा नहीं कर सकते। और जो मॉडरेट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुल्क तबाह हो गया है, वी नीड टू रीबिल्ड द मुल्क। अगर हॉर्मुज़ बंद है और हम ट्रेड नहीं कर सकते तो फिर हम हाउ विल वी रीबिल्ड। सो एनीवे, तो मैं ये आपसे ख़बर शेयर करना चाह रहा था। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।